संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानन उपासते संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनसि जानता। तो देखिए, अष्टांग हृदयम या कोई भी ग्रंथ यदि हम पढ़ना आरंभ करते हैं तो हमें थोड़ा बहुत संस्कृत का बोध होना चाहिए। और विशेष रूप से एक छंद है अनुष्टुप छंद, वो तो हमें अवश्य आना चाहिए। पूर्व काल में भारतवर्ष में 14 विद्याएं दी जाती थी गुरुकुलों में, जिनमें से 4 तो वेद थे उपवेद सहित, वो आप सभी जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और इनके 4 उपवेद थे। इनके साथ ही 6 वेदांगों की शिक्षा भी दी जाती थी। वेदांग, वेदों के अंग। वेद यदि हमें पढ़ने हैं, उपवेद ही पढ़ने हैं, तो भी हमें वेदांग पढ़ने चाहिए और कम से कम छंद तो अवश्य पढ़ने चाहिए। तो जो 6 वेदांग हैं वो हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छंद। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। अब इसके लिए सूत्र है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् संगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। इसका अर्थ ये है कि जो छंद है वो वेद रूपी मनुष्य के पैर हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वेद एक मनुष्य है, ये केवल अलंकार का प्रयोग किया गया है कि यदि वेद को हम एक पुरुष या मानव मान लें तो उसके जो 6 अंग हैं वो क्या क्या होंगे। तो छंद उसके पैर हैं, छंदों पर ही वेद चलते हैं। अब ये जो छंद हैं, छंद एक तरह से जब हम किसी बच्चे को ड्राइंग सिखाते हैं तो हम डॉटेड फॉर्म में उसको लाइंस बना के दे देते हैं, फिर वो बालक उस लाइन को सॉलिड लाइन बना लेता है, डॉटेड लाइन को उनके ऊपर पेंसिल चला के उनको सॉलिड बना लेता है और फिर उसमें रंग भी भर लेता है। तो हम उसको पैटर्न दे देते हैं कि इस पैटर्न में बनाना है और बालक उस पैटर्न में बना लेता है। ऐसे ही छंद जो है ये पैटर्न है, एक स्पेसिफिक पैटर्न जिसमें हम शब्दों को पिरो देते हैं। और कैसे पिरोते हैं, तो संस्कृत में 2 तरह के अक्षर होते हैं, लघु और गुरु। लघु यानी कि छोटे, गुरु यानी कि बड़े। वैसे प्लुत भी होता है, प्लुत थोड़ा अलग, जैसे ओम है, इसमें बहुत अधिक लंबा उच्चारण है तो ओम प्लुत स्वर है, तो दीर्घ ह्रस्व प्लुत। तो जो छोटे अक्षर हैं, छंद में छोटे और बड़े 2 ही माने जाते हैं। दीर्घ या गुरु यानी कि जिन पे बड़ी मात्रा है, छोटे या लघु जिन पे छोटी मात्रा है। मात्रा का अर्थ क्या है? मात्रा ये सूचक है किसी क्वांटिटी का। मात्रा किस चीज़ की मात्रा? उच्चारण में लगने वाले समय की मात्रा, कितना समय लग रहा है किसी वर्ण के उच्चारण में, तो वो हो गई मात्रा। किसी वर्ण के उच्चारण में कम समय लग रहा है तो छोटी मात्रा, अधिक समय लग रहा है तो बड़ी मात्रा। जैसे क छोटी मात्रा, का बड़ी मात्रा, की छोटी मात्रा, की बड़ी मात्रा। इस तरह से लघु और गुरु ये अक्षर होते हैं।
तो इन लघु और गुरु के क्रम को निर्धारित कर दिया जाता है, और उसी निर्धारित क्रम में यदि हम कोई भी शब्द जोड़ते चले जाते हैं तो वो छंद बन जाता है। ये वार्णिक छंद भी होते हैं और मात्रिक छंद भी होते हैं। वार्णिक छंद जिसमें अक्षरों को क्रम में लगाया जाता है, और मात्रिक छंद जिनमें मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है। अब एक छंद है अनुष्टुप, जो आपको आयुर्वेद में, अष्टांग हृदयम में, चरक संहिता में, अष्टांग, ये सभी जितने भी ग्रंथ हैं आयुर्वेद के, उनमें सब में अनुष्टुप का प्रयोग मिलेगा आपको। वेदों में और इसमें गीता में, महाभारत में, रामायण में, सब में आपको अनुष्टुप मिलेगा अवश्य। अनुष्टुप का उदाहरण, इसके पीछे एक कहानी है कि पहला अनुष्टुप छंद कहाँ से आया। तो महर्षि वाल्मीकि एक बार घूमने गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक हंस का जोड़ा था, उसको किसी बहेलिये ने उनमें से एक को मार दिया, अपने बाण से वेध दिया। तब महर्षि वाल्मीकि के मन से स्वयं ही, उनकी वाणी से स्वयं ही प्रकट हुआ अनुष्टुप छंद। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वाम अगमः शाश्वती समा यत् क्रोंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। तो उन्होंने कहा कि हे निषाद, तुम्हें कभी भी इस धरती पर प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। तुमने एक हंस के जोड़े में से एक को मार डाला इसलिए। फिर वो वापस आए तो फिर उनको थोड़ा पश्चाताप हुआ कि उनको ऐसा नहीं करना, शाप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो तो अपना कार्य ही कर रहा था। तब फिर वो सो गए तो स्वप्न में उनके ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि ये जो भी घटना हुई है ये प्री डिसाइडेड थी, पहले से निर्धारित थी। तुम्हारे मुख से जो वाणी निकली वो अनुष्टुप छंद है, और अब इसी छंद में तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो। तब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। जो रामायण थी, जो राम का चरित्र था और उनके जीवन में जो कुछ हुआ था, उस सब को उन्होंने अनुष्टुप छंद में पिरोया, उस कहानी को। तो ये जो छंद है, ये नॉलेज को गीत में या काव्य में रचना करके और उसको स्मरण करके और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्मरण करवाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं छंद। परंतु आज के समय इनका खूब दुरुपयोग हो रहा है। इनमें आप जानते ही हैं कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जो छंदों में डिस्ट्रैक्शन करने वाली चीज़ें भर भर के सुना रही है, और हम उन गानों पर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं, और अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। बाल्यकाल से उनको ट्रेनिंग देते हैं वो गाने, गीत सुनने की और उन पे नाचने की, और बड़े प्रसन्न होते हैं, देखो ये मेरा बेटा है या मेरी बेटी है, ये इस पे नाच रही है। स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूल जो कि कन्वर्जन की फैक्ट्री है। तो अधिक मैं नहीं बोलूँगा इस पर, हम वापस अपने विषय पर आते हैं। तो हम थोड़ा सा संस्कृत के विषय में बात कर रहे थे, जिसको पढ़ना थोड़ा सा हमें चाहिए इससे पहले कि हम कोई भी ग्रंथ पढ़ें। ठीक है, तो 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। छंद में से हमने अनुष्टुप छंद की बात की। अब यही अनुष्टुप छंद जो है, ये है क्या? इसका जो लक्षण है वो ये है: पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयोः, षष्ठम गुरु विजानीयात्, एतत् पद्यस्य लक्षणम। पंचमम लघु सर्वत्र, 5वां अक्षर लघु होता है सब स्थानों में। सब स्थान कौन कौन से स्थान? तो 4 पद होते हैं। 4 पद हैं अनुष्टुप छंद में, या किसी भी छंद में 4 पद होते हैं। और अनुष्टुप छंद में 8 अक्षरों का एक पद है। 8 अक्षरों का एक पद है तो 4 पद हो गए 32 अक्षरों के। तो अनुष्टुप छंद में 32 अक्षर होंगे, हर पद में 8 अक्षर होंगे। इनमें 5वां अक्षर लघु होगा, छोटा, जिसपे छोटी मात्रा हो। पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयोः। सप्तमम 7वां अक्षर
लघु, ये भी लघु होगा, द्विचतुर्थयो हो, दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे पद में। पंचमम लघु सर्वत्र, पांचवा अक्षर सभी चारों चरण में लघु, सातवां अक्षर दूसरे और चौथे चरण में लघु। षष्ठम गुरु विजानीयात एतत् पद्यस्य लक्षणम, षष्ठम गुरु विजानीयात, छठा अक्षर जो है ये गुरु होगा सभी में, चारों में। एतत् पद्यस्य लक्षणम, यह पद्य का लक्षण है, पद्य अनुष्टुप को ही कहा जाता है। पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयोः, षष्ठम गुरु विजानीयात एतत् पद्यस्य लक्षणम। अब छठा जो अक्षर है वो गुरु है, पांचवा अक्षर लघु है, 8 अक्षर एक पद में है। ऐसा पैटर्न जहां भी मिले उसको समझ लेना, अनुष्टुप छंद है। गीता में इसका खूब प्रयोग किया गया है। गीता के आपको स्मरण होंगे वो श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब आप कहेंगे कि मैंने कुछ और ही आरंभ कर दिया, इसलिए मैं शीघ्र ही आयुर्वेद आरंभ करता हूँ। अष्टांग हृदयम मंगलाचरणम, ये प्रथम अध्याय है अष्टांग हृदयम का, इसका मंगलाचरण है। पहला ही जो छंद है, पहला ही जो छंद है वो मंगलाचरणम है। इसमें जो जितने भी पूर्व में वैद्य हुए हैं उनको स्मरण करके नमन किया गया है, जो भी वैद्य श्रेष्ठ वैद्य हुए हैं या हुआ है, तो ये है। अब ये इसमें नहीं है, अनुष्टुप में नहीं है, ये उपजाति छंद में है। रागादिरोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्य मोहारतिदान् जघान यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। इसका अर्थ है राग, राग यानी कि हमें जब प्रेम या मोह हो जाता है किसी से, राग, द्वेष, द्वेष शत्रुता वैर, लोभ कोप क्रोध, ईर्ष्या मत्सर यानी स्वार्थ, ये ऐसे मनोविकार जब मन में उत्पन्न होते हैं, तो जैसे ये मन में होते हैं उत्पन्न, तो ये शरीर में भी व्याप्त होते हैं और शरीर को पीड़ित करते हैं। तो इन सब को, ये जितने भी ये हैं मनोरोग हैं जो शरीर को भी दूषित करते हैं, ये मन में उत्सुकता और व्याकुलता उत्पन्न करते हैं। इन सब को जिसने नष्ट किया उस अपूर्व वैद्य को, अपूर्व यानी कि जिस जैसा कोई पूर्व में नहीं हुआ, उस अपूर्व वैद्य को नमस्कार है। फिर दूसरा श्लोक है, आयु काम यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम, ये अनुष्टुप में है। आयु काम यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। इसका अर्थ ये है कि आयु की कामना रखने वालों को, जो देखो आयु जो है यही साधन है धर्म अर्थ और काम के सुख का भोग करने का। आयु यानी कि जीवन, जीवन की यूनिट क्या है? आयु है। आयु समय के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो हमें जो समय मिला है, जीवन जो मिला है, जीवन की यूनिट समय, आयु, यही धर्म अर्थ और काम, इन सुखों को साधने का साधन है, सुखों को प्राप्त करने का साधन है। तो जो भी आयु की कामना करने वाले व्यक्ति हैं उनको आयुर्वेद का सम्मान करना चाहिए। फिर है तीसरा श्लोक,
ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिम् अजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सौत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्। अब ये बताया गया है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई और फिर कैसे वो ट्रांसफ़र हुआ किस किस ऋषि के पास। तो ब्रह्मा स्मृत्वायुषो ब्रह्मा ब्रह्मा जी ने स्मरण करके, सोच विचार करके आयुर्वेद को दक्ष प्रजापति को दिया। प्रजापति मजिग्रहत सोऽश्विनौ तु सहस्राक्षम, प्रजापति ने उसको अश्विनी कुमारों को दिया। सौत्री पुत्रादिकान मुनीन, अश्विनी कुमारों ने उस सब को इंद्र को दिया। इंद्र ने अत्रि पुत्रों को दिया और अत्रि पुत्रों ने अग्निवेश आदि को दिया। अग्निवेश और अन्य ऋषियों ने इनको और अधिक संपन्न और अधिक रिसर्च करके इनको और अच्छा ज्ञान संपन्न बनाया और तंत्र की रचना की, तंत्रों की रचना की, भिन्न भिन्न तंत्रों की रचना की। ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सौत्रिपुत्रादिकान् मुनीन्। तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽति विप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चय। क्रियतेष्टाङ्गहृदयं नास्ति संक्षेपविस्तरम् कायाबालग्रहोर्ध्वाङ्ग शल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सायेषु संसृता वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। अब आगे कहा गया है कि क्रियते अष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम। क्रियते अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदय को जो किया गया है, रचना की गई है, न तो बहुत अधिक संक्षेप में है और न ही विस्तार में है। अब फिर इसके बताए गए हैं चिकित्सा के प्रकार 8 अंग। काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग या फिर शालाक्य, शल्य चिकित्सा, दंष्ट्रा जरा वृषान, दंष्ट्र चिकित्सा, जरा चिकित्सा, जरा वृद्धावस्था, वृषान यानी कि वृष शब्द ये वीर्यवर्धक के लिए प्रयोग किया गया है, संतान उत्पन्न करने की क्षमता के लिए। अष्टावंगानि तस्याहुश्चिकित्सायेषु संसृता, तो ये 8 अंग हैं चिकित्सा के। उसके पश्चात बताया गया है वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। वायु, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। अब कोई वीडियो भी लिंक शेयर किया गया था ग्रुप में, वो कोई मूढ़ या मूर्ख व्यक्ति था, वो कह रहा था कि वात पित्त कफ ये क्या है, ये हमारे नाम नहीं है। वात पित्त कफ ये सो कॉल्ड आयुर्वेद ने ये बताया कि ये हमारे शरीर के अंदर है। वो उसका बड़ा ही उपहास कर रहा था। तो देखिए, समझने के लिए कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है, वो कॉमन सेंस उसमें नहीं थी। तो ये जो 3 दोष हैं वात पित्त और कफ, ये पंच तत्वों से बने हैं, पंच महाभूतों से। महाभूत क्या है या भूत, पंचभूत, ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आत्मनो आकाश संभूता, आत्मन से आकाश बना, आकाशात वायो, वायोर अग्नि ही अग्निर आप है, अदभ्याम पृथ्वी, आप है यानी कि जल, अदभ्याम अदभु, यह भी जल के लिए प्रयोग किया है। अदभ्याम पृथ्वी, पृथिव्याम अन्नम, अन्नात औषधम, औषधात पुरुषम उपजायते। तो ये भी हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि आकाश जो है, आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि बनी, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। आकाश स्पेस, खाली स्थान,
अब देखिए, हम जो हमारा शरीर है, यदि इसके 10 दिशाओं में सीमेंट डाल दिया जाए तो हम हिल नहीं पाएंगे। तो जो आकाश तत्व है वो समाप्त कर दिया गया या घटा दिया गया। तो आकाश क्या देता है? आकाश मूवमेंट प्रदान करता है। इन्हीं पंच महाभूतों से ये समस्त सृष्टि भी बनी है और इन्हीं पंच महाभूतों से हमारा शरीर भी बना हुआ है। आकाश स्पेस, खाली स्थान, रिक्त स्थान, जो कि मूवमेंट, गति प्रदान करता है। वायु, अब वायु जो है ना, वायु में आकाश भी है और स्वयं वायु भी है। एयर के, गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट तो आपने या उस व्यक्ति ने भी पढ़ी होगी ना 6ठी क्लास में एनसीईआरटी में। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? जब एटम्स के, आत्मनो आकाश समुद्र, एटम्स, आत्मन, जब एटम्स बहुत ही समीप आ जाते हैं, उनके बीच का स्पेस सबसे कम होता है, आकाश तत्व सबसे कम होता है, तो वो सॉलिड होते हैं। आप किसी भी चीज़ को हीट करो तो उसमें ब्राउनियन मूवमेंट बढ़ती है, उन एटम्स में इधर उधर भागते हैं वो, तो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है, स्पेस बढ़ जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। लोहे को भी हीट करेंगे तो वो लाल होके और पिघल के बहने लगेगा, लिक्विड स्टेट। और अधिक हीट करते रहेंगे तो वो उड़ जाएगा, इवेपोरेशन हो जाता है। ऐसे ही जल का भी होता है, जितना भी जो कुछ भी है संसार में उसके साथ यही होता है। 3 ही स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड, गैसियस। तो ये हो गया वायु। वायु में एटम्स भी हैं और आकाश भी है। वायु में एयर के मॉलिक्यूल्स भी हैं, स्वयं वायु भी है, गैस भी है और आकाश तत्व भी है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। वायु से अग्नि बनी। अब अग्नि क्या है? जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का फ्यूजन हो रहा है और हीलियम का फिशन हो रहा है सूर्य पर, वो क्या है? वो अग्नि उत्पन्न कर रहा है, उससे हीट निकल रही है, रेडिएशन निकल रही है, वो अग्नि है। बेसिक पहला जो इनके पीरियोडिक टेबल में है हाइड्रोजन। ठीक है, अब एटम बना, उसके बीच में स्पेस है। ठीक है, फिर गैस बनी, हाइड्रोजन गैस, स्वयं गैस है। उन हाइड्रोजन के बीच में फ्यूजन हुआ, एनर्जी उत्पन्न हुई, हीलियम बना, हीलियम से फिशन होके फिर 2 हाइड्रोजन बने, उसमें भी एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो इस प्रकार आकाश से वायु बनी, वायु से अग्नि। ठीक है, अग्निर आपः, अग्नि से जल बना। अब वो जो अग्नि है उसी से अलग अलग जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स थे उनको ऊर्जा मिली और अधिक एलिमेंट्स बनाने की। जैसे फ्यूजन होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूज़ करके हीलियम बनाते हैं, ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन फ्यूज़ हो जाए तो वो ऑक्सीजन बनाते हैं। ये तो स्वयं केमिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है। तो ऑक्सीजन बनी, ऐसे ही हाइड्रोजन बने तो वाटर बना इनसे, उस ऊर्जा से। ठीक है, अग्निर आपः, अग्निर आपः, अग्नि से जल कैसे बना? तो वो एनर्जी लेकर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का फ्यूजन होके जल बना। अब वो जल क्योंकि बहुत अधिक ऊष्मा थी तो वो इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होके जितना वो दूर गया, वो जो भी ऊर्जा का केंद्र था उससे जितना दूर गया वो दूर जाके कंडेंस हो गया। जल का ये गुण है, वो ऊर्जा से दूर जाके शीतल होके वो कंडेंस हो जाता है। वाष्प है, बहुत अधिक ऊष्मा है तो वाष्पीकृत रहता है। शीतल हो गया तो जल बन गया, और अधिक शीतल हो गया तो वो सॉलिड बन जाता है। तो वो दूर गया तो फिर वहाँ पर वो कंडेंस हुआ, कंडेंस होकर वो आकर्षित होकर जल की बूंदें वापस उस पर पतित हुई। तो अदभ्याम पृथ्वी, जल से पृथ्वी बनी। तो जो ये पृथ्वी थी पहले हॉट गैसेस मास थी, नेबुला जिसको नाम दिया गया है, उसकी कूलिंग होके वो पृथ्वी बनी है, उस पर क्रस्ट की लेयर बनी है, अदभ्याम पृथ्वी। ठीक है, तो इस तरह से ये 5 तत्व बने। ये समस्त सृष्टि में भी है और ये 5 तत्व हमारे शरीर में भी है। शरीर में कैसे हैं? आकाश, जो जितना भी जल तत्व है, जितने भी अन्य 5 तत्व, अन्य 4 तत्व हैं, उनमें आकाश भी है। हमारे
अंदर जो जल है उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो आकाश तत्व है। आकाश तो सदा ही विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है आकाश। वायु जो गैसेस हम इनहेल भी करते हैं, एक्सहेल भी करते हैं, हमारे न्यूरॉन्स में भी प्रोड्यूस होती है, हमारे सेल्स में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, CO2 प्रोड्यूस होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और भी बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। और हमारे ये जो यहाँ पर नाभि से नीचे हमारी लार्ज इंटेस्टीन है, यहाँ पर बहुत अधिक बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं, और फर्मेंटेशन के दौरान भी गैस प्रोड्यूस होती है। तो चलो वो तो शरीर से एक बाहर का ही पार्ट हो गया, परंतु शरीर में भी हमारे सेल्स भी गैस प्रोड्यूस करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में भी प्रोड्यूस करते हैं। अब जो गैस हमारे लिए अच्छी है, जैसे कि ऑक्सीजन, मतलब एक लिमिट में, ऑक्सीजन अधिक होगी तो वो भी फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर देगी, जो ज़बरदस्ती ऑक्सीजन घुसाते हैं फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करके मार देते हैं। तो आवश्यकता से अधिक है तो फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होंगे। जितनी चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी पर्याप्त मिलनी चाहिए। CO2 है, ये आवश्यकता से अधिक हो गई तो ये वात को बढ़ा देगी, और भी जो भी टॉक्सिक गैसेज हैं अंदर वो बढ़ गई तो वो वात को बढ़ाती है। तो शरीर में आकाश हो गया, वायु हो गई, जल, जल हर सेल के अंदर भी जल है, सेल के बाहर भी जल है, रक्त में भी जल है, शरीर जल में, जीवन जल में ही है, जीवन आरंभ भी जीवन का आरंभ भी जल में ही हुआ था। ठीक है, तो जल हो गया। पृथ्वी, जितने भी हमारे अंदर मिनरल्स हैं वो सब हमारे शरीर का पृथ्वी तत्व बनाते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, आयरन, ये सब और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ये पृथ्वी तत्व बनाते हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये हो गए पंचभूत। अब भूत से ही शब्द बना भौतिक। जो भूत का बना हुआ है, इन 5 भूतों का बना हुआ है, वो है भौतिक। यह शरीर भी भौतिक शरीर है और यह संसार भी भौतिक है, भूत से बना भौतिक। आपको कहीं भी किसी को भी प्रश्न हो तो बीच में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलें फिर। जी, कोई है हाँ या ना में मुझे उत्तर दे दें। नहीं, आप बहुत सही पढ़ा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, आप चालू रखें। ठीक है जी, चालू तो हूँ ही मैं। ठीक है जी, हम पढ़ चुके थे। थोड़ा ये ऑक्सीजन के बारे में बताएंगे कि आपने जो बताया कि अगर हम जैसे जबरदस्ती लेते हैं तो मतलब ये क्या थोड़ा वो फ्री रेडिकल बन जाती है, आवश्यकता से अधिक तो मार देगी। हमारे शरीर में देखो, जो वातावरण है ना हमारा, उसमें ऑक्सीजन का कुछ पार्शियल प्रेशर है 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का भी कुछ पार्शियल प्रेशर होता है, ऐसे ही नाइट्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर है। तो हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास के साथ नाइट्रोजन भी जाती है, ऑक्सीजन भी जाती है, और अन्य जो गैसेज हैं वो भी जाती हैं। यदि किसी दूषित स्थान पर है तो वहाँ पर जो दूषित वायु वहाँ से उत्सर्जित हो रही है वो भी हमारे अंदर जाती है। यदि हमने परफ्यूम लगा लिया तो वो तो अंदर जाता ही रहता है, वो तो न्यूरोटॉक्सिक है। हमारे ब्रेन के हमारा ब्रेन जो है वो बाहरी वातावरण के एक्सपोजर में सबसे निकट जहाँ पर है वो हमारी नासिका के अंदर का है। बहुत पतली लेयर होती है जो हमारी नेजल एपिथेलियम है वो। तो जो परफ्यूम हम लगा लेते हैं वो इतने ओडोरेंट के इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि वो सीधा ब्रेन तक पहुंचते हैं और उसको इरिटेट करते रहते हैं हमारे ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स को। और ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स जो है वो ऐसे हैं जहाँ पर स्टेम सेल होते हैं और जो डिवाइड करते रहते हैं। और
शरीर में कैंसर वहीं पर उत्पन्न होता है जहाँ पर स्टेम सेल्स होते हैं और उनको कोई इरिटेट करता रहे लगातार। तो हम परफ्यूम लगा लेते हैं, ओडोरेंट हमारे अंदर जाते रहते हैं, वो लगातार ओल्फैक्टरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट करेंगे, इरिटेट करेंगे, करते रहेंगे और वो एक दिन और उसका कैंसर का रूप धारण कर लेता है। और फिर हम सोचते हैं कि मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। तो आयुर्वेद में पाप शब्द जो है ना, वो किस चीज़ के लिए कहा गया है? पाप आयुर्वेद से विरुद्ध चलने को पाप कहा गया है। और प्रायश्चित का अर्थ है कि वो जो पाप हमने किया आयुर्वेद के विरुद्ध जीवन जीकर, उसको अपनी दिनचर्या को ठीक करके, व्यायाम करके, योग के माध्यम से और अंत में औषधियों के माध्यम से उसको पुनः अपने उसको स्वास्थ्य को स्थापित किया जाए, वो होता है प्रायश्चित। अब पाप और प्रायश्चित का पता नहीं क्या बना दिया लोगों ने। तो देखिए, ये जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसेस का, ये इसी के कारण हमारे शरीर में ये गैसेस प्रवेश करती हैं। जब हम इनहेल करते हैं फोर्सफुली उनको, तो फिर वो अंदर डिफ्यूज़ हो जाती हैं। नाइट्रोजन भी डिफ्यूज़ होती है, पर हमारा ब्लड उससे सैचुरेटेड रहता है नाइट्रोजन से। ऑक्सीजन ये हमको चाहिए, हमारा शरीर कंज्यूम कर रहा है लगातार उसको, तो ऑक्सीजन जो अंदर गई वो फिर बाहर कम ही आ पाती है। मतलब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 75% सैचुरेटेड होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 100% सैचुरेटेड होता है। तो जो टिश्यू तक गई ऑक्सीजन, वो जब वापस आता है ब्लड, तो उसमें 75% रहती है ऑक्सीजन। तो ऐसा होता है। जो निकालते हैं वो तो चलो कम भी हो सकता है, जो हम एक्सहेल करते हैं उसमें ऑक्सीजन कम हो सकती है। तो जो डाइवर्स हैं, जो समुद्र में नीचे हाई प्रेशर पे जाते हैं, वो अपने साथ जो सिलेंडर लेके जाते हैं, उसमें ये सभी गैसेज होती हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेज होती हैं हाई प्रेशर पे। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेनली ये गैसेज होती हैं। अब वो डाइवर जब नीचे जाता है तो पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, तो वो तेज़ी से हमारे अंदर, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे, वो हमारे अंदर तेज़ी से डिफ्यूज़ होती हैं। अब वो व्यक्ति यदि एकदम से ऊपर आ जाए, तो उसके अंदर नाइट्रोजन के हाई प्रेशर के कारण जो अंदर तक उसके चली गई है, बबल्स बन जाएंगे और उसकी डेथ हो जाएगी। बबल्स बनेंगे उसके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में और डेथ हो जाएगी। वात बढ़ जाएगा एकदम से। नाइट्रोजन क्या है? ऐसी गैस है जो हमें नहीं चाहिए, वो घुस गई अंदर, वात एकदम से बढ़ा, मृत्यु हो गई। तो ऐसे ही ऑक्सीजन यदि आवश्यकता से अधिक बढ़ा दी हमने, तो क्या होगा? उससे वात बढ़ जाएगा, वायु दोष बढ़ेगा, उससे फ्री रेडिकल बनने लगेंगे अंदर। अब जो ये सप्लाई का पानी ज़बरदस्ती दिया जाता है, इसमें क्या है? इसमें एक क्लोरीनेटेड वाटर होता है, क्लोरीन ट्रीटेड। क्लोरीन क्या है? ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग ये है फ्री रेडिकल, बहुत स्ट्रॉन्ग। क्लोराइड, क्लोरीन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। जिसका भी इलेक्ट्रॉन मिल गया इनको दूसरे का, उसका छीन लेते हैं। तो इतने हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आपको पिलाए जा रहे हैं और आप पिए जा रहे हो अपने अंदर। आप ये बताओ, आप फ्री रेडिकल से स्वस्थ रहेंगे? फ्री रेडिकल तो टिश्यू को डैमेज करते हैं, या फिर एंटीऑक्सीडेंट से? हमें तो एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए, हमें मिनरल वाटर लेना चाहिए, और हम ले रहे हैं क्लोरीनेटेड वाटर। मिनरल वाटर क्या है? मिनरल्स जिसमें पृथ्वी तत्व भी हो, ऐसा जल और पृथ्वी दोनों हो जिसमें। जल में पृथ्वी, देखो मैंने बताया था ना कि जैसे आकाश है, उसके बाद वायु है, वायु में आकाश भी है, उसके बाद आकाश, वायु, जल। जल में आकाश भी होता है, जल में वायु भी होती है, और उस पृथ्वी में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाला पहला जो तत्व है वो सभी में है, दूसरा तत्व वो भी सभी में है, तीसरा भी सभी में, मतलब आगे वाले अन्य सभी में। तो ठीक है जी कपिल जी, शरीर में ऑक्सीजन अधिक नहीं होनी चाहिए, जितनी सामान्य है उतनी ही होनी चाहिए, जितनी चाहिए हमें। ठीक है। तो आगे चलते हैं। हमने पढ़ लिया था क्रियतेष्टांग हृदयम नाति संक्षेप विस्तरम काया बालग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा जरा वृषान अष्टावंगानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संसृता वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। तो अब ये जो 5 तत्व हैं,
इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना वात, पित्त और कफ। अग्नि और पहले इसकी बात कर लेते हैं, आकाश और वायु की। आकाश और वायु ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारे हाथ में। आकाश और वायु से मिलकर बना वात। आकाश और वायु, आकाश देता है गति और वायु ये बहती है, वात बना। वात पूरे शरीर को एकीकृत रखता है, चलायमान होता है, गति होती है इसकी। ठीक है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ब्रेन में और पूरे शरीर में फैले हैं न्यूरॉन्स, उनमें करंट का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होता है। विद इन मिली सेकेंड्स यहाँ से और पद के अंगुष्ठ तक सिग्नल जाता है। आपके पैर के अंगूठे से कुछ भी टच होगा, टच होते ही तुरंत आपको ब्रेन तक वो सिग्नल चला जाता है। कैसे जाता है? वात के कारण। वात में क्या है? आकाश और वायु। आकाश क्या देता है? गति। आकाश स्पेस, उसमें अवरोध नहीं है कुछ, यहाँ टच हुआ तुरंत ब्रेन तक सिग्नल गया। कैसे गया? एक्सोन में ट्रेवल करते हुए चला गया। चार्ज का फ्लो हुआ, यहाँ से तेजी से वो चार्ज यहाँ तक पहुँचा, पैर के अंगूठे से ब्रेन तक। आकाश के कारण, वात के कारण, वायु और आकाश के कारण। सिग्नल जो होते हैं, न्यूरॉन जो होते हैं ना, वो आपस में कैसे दो तरह से कम्युनिकेशन करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के माध्यम से और दूसरा केमिकल सिनेप्स के माध्यम से। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जिसमें चार्ज का फ्लो होता है, केमिकल सिनेप्स जिसमें गैसेज या फिर दूसरे केमिकल्स रिलीज़ किए जाते हैं एक न्यूरॉन के द्वारा, और उस न्यूरॉन से रिलीज होके दूसरे न्यूरॉन पर उसके रिसेप्टर होते हैं, वो उस सिग्नल को रिसीव करते हैं। तो दो तरह से सिनेप्स होते हैं, दो तरह से कम्युनिकेशन होती है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के बीच में, केमिकल सिनेप्स और इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो केमिकल सिनेप्स में गैसेज का भी यूज़ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन से भी रिलीज होता है, हमारे एपिथेलियल सेल्स से भी रिलीज होता है। एपिथेलियल सेल जो लेयर बनाने वाले सेल्स होते हैं, हमारे एंडोथेलियल सेल्स जो हमारी ब्लड वेसल्स में सेल होते हैं, ब्लड वेसल्स जो हमारी शिराएँ और धमनियाँ हैं, उनसे भी नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करवाती है? वो उनको फैला देती है, वहाँ पर और अधिक ब्लड पहुँच जाता है। शरीर में जहाँ भी, जिस स्थान में भी ब्लड की, रक्त की पूर्ति नहीं हो रही है, वहीं पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाम का गैसियस हार्मोन रिलीज होता है, और वो शिरा या फिर वो धमनी वो फैल जाती है, वहाँ अधिक ब्लड, रक्त जाने लगता है। ठीक है, तो वात हो गया। पित्त, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः। आकाश और वायु मिलके बना वात। पित्त, अंगूठा अग्नि और ये छोटी उंगली जल, इनसे मिलकर बना पित्त। पित्त अग्नि प्रधान, अग्नि और जल। ठीक है, तो हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो होते हैं हमारा अग्नि तत्व। ये मैंने बताया नहीं था, रह गया था ये। तो पित्त बना जल और अग्नि से मिलकर। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहाँ पर होती हैं, कैसे होती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को होने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो कि उस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, उन रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, तेज कर देते हैं रिएक्शंस को। एंजाइम्स, एंजाइम्स के बिना जीवन संभव ही नहीं है, और एंजाइम्स जल में ही काम करते हैं। और एंजाइम्स को आवश्यकता होती है काम करने के लिए मिनरल्स की, कोफैक्टर्स की। जैसे हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो जिंक के बिना काम नहीं कर सकता। हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है उसको भी उसको मैग्नीशियम चाहिए आई थिंक, तो बिना मिनरल के एंजाइम भी काम नहीं कर पाते। तो पित्त हो गया हमारा जल और अग्नि, जल और अग्नि। फिर लास्ट में कफ, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः। इनको जितनी बार हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, उतना ही ये अच्छा स्मरण हमें होगा। ठीक है, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः, ये 3 दोष होते हैं। कफ क्या है? कफ बना है
जल और पृथ्वी से, जल और पृथ्वी यानी कि मिनरल्स और जल से, वाटर और मिनरल्स, ये हमारा कफ तत्व बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो जो मिनरल्स हैं वो जल में घुलकर एंजाइम्स को शक्ति प्रदान करते हैं काम करने की। एंजाइम काम करते हैं तो सेल का मेटाबॉलिज्म चलता है, सेल जीवित रहता है, और सेल जीवित रहता है तो ही वो आगे फलित होता है, आगे वो डिवाइड करता है। जितने भी स्टेम सेल हैं उनको क्या चाहिए डिवाइड करने के लिए? जल और पृथ्वी, ताकि एंजाइम्स ठीक से काम कर सकें। जितने भी डिवाइडिंग सेल्स हैं, एक्टिव सेल्स हैं, स्टेम सेल्स हैं, उनको कफ की आवश्यकता होती है। तो कफ जब तक आपके शरीर में रहेगा तब तक आप युवा रहोगे, तब तक आपके स्टेम सेल सही गति से, जितनी सामान्य गति होती है उस गति से डिवाइड करते रहेंगे और पुरातन शरीर को नवीनीकृत करते रहेंगे। हमारी जो ये त्वचा है ऊपर से ये पुरातन होकर निकलती रहती है और नीचे से स्टेम सेल, सबसे नीचे लेयर होती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, उसमें स्टेम सेल होते हैं, वो डिवाइड करते रहते हैं और नई त्वचा का निर्माण करते रहते हैं। ऐसे ही हमारा जो ब्लड है वो भी नया बनता रहता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स बनते रहते हैं। वो बनते हैं हमारी बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट स्टेम सेल्स होते हैं, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, वहाँ से बनते रहते हैं। हमारे जो ये केश हैं ये भी, इनमें भी फॉलिकल में स्टेम सेल होते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। हमारे ब्रेन में भी होते हैं स्टेम सेल्स, वो डिवाइड करते हैं, तभी हम मेमोरी बना पाते हैं। हिपोकैम्पस जो हमारी रैम होती है ब्रेन की, वहाँ पर भी न्यूरॉन्स तेज़ी से डिवाइड करते हैं, तभी वो हमारे सेरिब्रम के हायर रीजन से जाके कनेक्शन बनाते हैं और स्मृति बनाते हैं, मेधा में स्थापित करते हैं इन्फॉर्मेशन को, सूचना को। तो स्टेम सेल जब तक ठीक से कार्य करते रहेंगे, कफ जब तक उनको मिलता रहेगा, तब तक हम युवा रहेंगे। तो ये वात, पित्त और कफ तीन दोष हैं। इनको धातु भी कहते हैं, दोष भी कहते हैं और मल भी कह देते हैं। मल जब ये दूषित होकर, बहुत अधिक दूषित होकर, विकृत होकर रोग उत्पन्न करते हैं तो ये मल भी बन जाते हैं, या सीधा हम दोष शब्द ही इनके लिए प्रयुक्त कर लेते हैं। तीन दोष, ये सम रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, ये विकृत हो जाते हैं तो ये रोग उत्पन्न करते हैं। विकृता विकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च, ते व्यापिनो हृन्नाभ्यो रधो मध्योर्ध्व संश्रया। विकृता और अविकृता के लिए ये ऐसा ये प्रयोग किया जाता है। आप पढ़ रहे हो ना साथ साथ? जी पढ़ रहे हैं। तो विकृता विकृता देहम, तो ये अविकृता था, संधि होकर ये विकृता विकृता बन गया। इसमें उच्चारण से लोप हो गया अ का। विकृता विकृता देहम घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च, ये विकृत हो जाते हैं तो ये मारते हैं। घ्नन्ति विकृता, अविकृत रहते हैं तो वर्तयन्ति जीवन को बढ़ाते हैं, जीवन देते हैं। ते व्यापिनो हृन्नाभ्यो रधो मध्योर्ध्व संश्रयाः। ते व्यापिनो, ये व्याप्त हैं कहाँ पर? हृन् हृदय, नाभ्यो नाभि, हृदय और नाभि के अधो ऊपर, अधोर मध्यो ऊपर, मध्य, सॉरी अधो नीचे, क्षमा करें, अधोर मध्यो मध्योर्ध्व संश्रया। अधो यानी कि नीचे, मध्य और ऊपर। वात पित्त कफ, नीचे मध्य ऊपर, वात नीचे, पित्त मध्य और कफ ऊपर। यद्यपि ये सर्वव्याप्त हैं, पूरे शरीर में व्याप्त है समान रूप से, क्योंकि वात नहीं होगा तो ऐसा है नहीं ना कि नीचे नीचे ही शरीर जीवित है तो ये समान रूप से व्याप्त शरीर में, परंतु इनका जो मूल स्थान है वो वात का नाभि से नीचे, नाभि के समीप क्या है? यहाँ पर है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें होते हैं मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? आर्की बैक्टीरिया, जो एडवर्स कंडीशन में भी रह लेते हैं, बुरी परिस्थितियों में भी रह लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, बहुत अधिक एसिडिक एनवायरनमेंट में भी रह लेता है, ये तो एक उदाहरण है। ऐसे ही
जो सल्फ़र बैक्टीरिया होते हैं, सल्फ़र H2S जो प्रोड्यूस करते हैं, वो भी नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया। तो यहाँ पर है, अब बैक्टीरिया है तो वो क्या करते हैं, वो फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन के दौरान गैस प्रोड्यूस होती है, गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ये मूल स्थान है नाभि से नीचे वात का, इसलिए ऐसा कहा गया कि नाभि से नीचे वात का स्थान है। वात दोष कब बनेगा, जब टॉक्सिक गैसेस बढ़ जाएंगी। तो वो जो बैक्टीरिया हैं, यदि उन बैक्टीरिया का रेशियो बिगड़ गया, अच्छे वाले कम हो गए, बुरे वाले अधिक हो गए, तो वो बुरी गैसेस प्रोड्यूस करने लगेंगे, बुरी गैसेस प्रोड्यूस करने लगेंगे, टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस करेंगे, तो वात बढ़ेगा। अब ये दे देते हैं एंटीबायोटिक्स, लो खाओ, और खा के अपने शरीर के ये जो बैक्टीरिया है ना अंदर के, लार्ज इंटेस्टिन के, स्मॉल इंटेस्टिन के, इनको मार डालो सबको। जो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हुई थी उनके अकॉर्डिंग हमारी जो ये गट है, हमारी आहार नाल, इसके साथ हमारे शरीर का 70% जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, 70% सेल्स वो इसी के साथ एसोसिएटेड रहते हैं। उसको बोलते हैं MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। अब वो जो माल्ट है वो इन बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है। अब उन बैक्टीरिया को मार दिया हमने, तो हमारे माल्ट का क्या होगा, जो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू है, जिसके अंदर हमारे 70% WBC है। अब वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम भाई कैसी कौन सी एंटीबॉडीज़ बनाएं हम। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे RBCs के ऊपर एंटीजन्स तो होते हैं, A एंटीजन, B एंटीजन या फिर H एंटीजन, एंटीबॉडीज़ नहीं होती। एंटीबॉडी, एंटी-B एंटीबॉडी नहीं होती है, ये जन्म के पश्चात बनती हैं। और वो जो बैक्टीरिया हैं, जो गट के बैक्टीरिया हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं, उनके साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी डेवलप होती है और उनके साथ ही ये एंटीबॉडीज़ भी बनती हैं। ये मैं अपनी तरफ से कहीं से भी नहीं फेंक रहा हूँ, ये सारा मेडिकल फिजियोलॉजी से पढ़ के मैं बता रहा हूँ आपको। मेडिकल फिजियोलॉजी में ही ऐसा पढ़ाया जाता है। तो इम्यूनिटी तो वहाँ से डेवलप हुई है, उसके अकॉर्डिंग डेवलप हुई है, उन्हीं को हमने अल्टर कर लिया। तो अब क्या होगा, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस होंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर यानी कि जो हमारे खुद के इम्यून सेल्स हैं, WBCs, वो हमारे ही अंगों के विरुद्ध कार्य करने लगेंगे, हमारी कार्टिलेज के विरुद्ध कार्य करेंगे तो आर्थराइटिस कर देंगे, हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर्स के विरुद्ध कार्य करेंगे तो माइस्थीनिया ग्रेविस नाम की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, हाँ, हमारे पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स के विरुद्ध कार्य करने लगेंगे तो ये हमारे अंदर डायबिटीज़ मेलिटस प्रोड्यूस करेंगे। डायबिटीज़ मेलिटस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, IDDM यानी कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस प्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। फिर सोचते हैं कि ये कैसा डिसऑर्डर है, कहाँ से आ गया, कैसे हो गया ये, खाओ एंटीबायोटिक। ठीक है, तो अब ये वात नीचे, मध्य में पित्त, ये पैथोजेंस क्या होते हैं इसके अंदर, जो आप पैथोजेंस होते हैं? हाँ जी, हाँ जी। पैथोजन वो होते हैं जो पैथी प्रोड्यूस करते हैं। पैथी यानी कि रोग प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी हमारे अंदर जो रोग प्रोड्यूस उत्पन्न कर देते हैं, वो पैथोजेंस होते हैं। कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कुछ भी फॉरेन जो घुसा रहे हैं ज़बरदस्ती, वो फॉरेन है। कुछ भी फॉरेन आया शरीर में, वो हमारे होम्योस्टेसिस को, होमली कंडीशन को बिगाड़ देगा। जो सम है, हमारे वात पित्त कफ दोष सम है, उनको विकृत कर देगा। कुछ भी एलियन शरीर में घुसा, वही हमें वही चाहिए, मतलब हमें वही खाना चाहिए जो हमारे शरीर को चाहिए, और हमारे शरीर को वही चाहिए जिससे हमारा शरीर बना है। जिससे शरीर नहीं बना है वो हमें नहीं चाहिए, वो मत घुस। ठीक है, तो ते व्यापिनो हृन्नाभ्योर अधो मध्योर्व संश्रया, अधो वात, मध्य पित्त। मध्य में हमारे पित्ताशय भी है, मध्य में हमारा जो स्टमक है वो भी है, और स्टमक में एसिड भी प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पर मेटाबॉलिक रिएक्शन हाई होती है, क्योंकि यहीं पर आरंभिक जो डाइजेशन होता है वो यहीं पर होता है। यद्यपि डाइजेशन मुंह में ही आरंभ हो जाता है, परंतु यहाँ पर बहुत अधिक डाइजेशन होता है, एसिड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए ये पित्त का स्थान है मध्य में। यहाँ पर मध्य में पित्त का स्थान है ये। और ऊर्ध्व में कफ, ऊर्ध्व यानी कि ऊपर, कफ कैसे,
यहाँ पर है हमारे लंग्स फुफ्फुस। और लंग्स कैसे होते हैं? उनमें बहुत सारे छोटे 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 अंगूर जैसे दिखने वाले परंतु अंदर से खाली अल्वियोलाई होती हैं, अल्वियोलाई। और वो जो अल्वियोलाई होती हैं वो पाउच जैसे होते हैं जिसके अंदर हम जो श्वास लेते हैं वो वहाँ पर जाती है और वहाँ से एक्सचेंज होता है गैसेस का। वो जो अल्वियोलाई होती हैं छोटी छोटी अंगूर जैसी, उनमें बहुत ही रिच क्या होता है? सरफेक्टेंट होता है। उनमें होते हैं टाइप ए सेल, टाइप बी सेल, अल्वियोलर सेल, टाइप ए अल्वियोलर सेल, टाइप बी अल्वियोलर सेल, टाइप 1 और टाइप 2 अल्वियोलर सेल्स, जो कि एक तो गैस का एक्सचेंज करवाते हैं और दूसरा वो कफ प्रोड्यूस करते हैं, सरफेक्टेंट, ताकि वो चिपक ना जाए आपस में। इसलिए वो बहुत अधिक म्यूकस और सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर। वो क्या है? वो कफ है। वो जो श्लेष्मा है वो कफ है। तो सबसे अधिक जो श्लेष्मा है वो यहाँ पर होती है, इसलिए ये कफ का स्थान है। अब मुझे लगता है कि समाप्त कर देना चाहिए कक्षा को। तो ये जो हमने पढ़ा इनको सभी को हम एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। मंगलाचरण में सबसे पहले, उसके बाद अन्य श्लोक हैं। रागादिरोगान सततानुशक्तान अशेषकाय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोहारतिदान जघान यो पूर्व वैद्याय नमोस्तु तस्मै आयुः काम यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ब्रह्मा स्मृत्वायुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहत् सोऽश्विनौ तौ सहस्राक्षं सौत्रिपुत्रादिकान् मुनीन् तेऽग्निवेशादिकांस्ते तु पृथक् तन्त्राणि ते निरे तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः क्रियतेष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरं कायाबालग्रहोर्ध्वाङ्ग शल्यदंष्ट्राजरावृषान् अष्टावङ्गानि तस्याहुश्चिकित्सा येषु संसृता वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोषाः समासतः विकृता देहं घ्नन्ति ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनो हृन्नाभ्यो रधो मध्योध्वसंश्रयाः। अब इसका मैंने जो हिंदी में अनुवाद किया है और उसका मैंने काव्य में भी उसको किया है, काव्य रचना की है। तो मैं पता नहीं इसको अच्छा मानूं या बुरा, कहीं मैं संस्कृत की ओर अधिक हानि ना कर दूं ऐसा करके। फिर भी जो भी होगा देखा जाएगा। हो सकता है कि समय के साथ संस्कृत की ओर अधिक हानि हो जाए, क्योंकि जब ये अन्य माध्यम हमने संस्कृत को त्याग के दूसरी भाषाओं में काव्य किया तो संस्कृत को हम विस्मृत करते चले गए। राग आदि रोगान जो मंगलाचरण में, वो राग द्वेष और लोभ कोप सब ईर्ष्या मत्सर मनोविकार फैले सकल देह में रहते पीड़ा का बनते आधार मन में उत्सुकता व्याकुलता रचते रहते जो अविराम किया नष्ट इन सब को जिसने उसी वैद्य को सदा प्रणाम। फिर आगे है आयु काम यमानेन। धर्म अर्थ व काम के सुख का साधन इसी आयु को जान आयु काम ना रखने वालों आयु शास्त्र का रखना मान ब्रह्मदेव ने सबसे पहले आयु शास्त्र का करके ध्यान देकर दक्ष प्रजापति को सारा आयुर्वेद विज्ञान प्रजापति ने कुमार अश्विनी जिनसे लिया इंद्र ने ज्ञान इंद्रदेव ने अत्रिपुत्र को आयु शास्त्र का किया बखान अत्रिपुत्र से अग्निवेश तक पहुँचा आयुर्वेद महान तब विस्तार से तंत्र रचाए पराशर हारीत विद्वान इधर उधर बिखरे तंत्रों से उत्तम सार ढूंढ कर लाए किया सभी का संग्रह सम्मत तब अष्टांग हृदय कहलाए नहीं बहुत थोड़े शब्दों में ना ही अधिक किया विस्तार काय चिकित्सा बाल जरा व ग्रह चिकित्सा पहले 4 शालाक्य और शल्य चिकित्सा दंष्ट्राविष चिकित्सा 7 अंग 8वां वृष चिकित्सा स्मरण रखना सदा ये बात मनुज देह में 3 दोष हैं वात पित्त और कफ है नाम रहते सम तो जीवन देते
विकृत हो तो बिगड़े काम। प्रश्न? आपको सुन के ना 20 साल पहले की याद आ गई, कुछ ऐसे सुनता था मैं कुछ चीजें जो आप जिस लय में बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आला अब ये सुनने को नहीं मिलता। जी, आला छंद है ये। अब ये सुनने को नहीं मिलता, अभी लुप्त होता जा रहा है। नहीं तो पहले जब रामायण रखी जाती थी तो उस समय भी ये बहुत दूर दूर से इसकी ध्वनि आती थी, बहुत अच्छा लगता था, मतलब मधुर लगता था और शांति मिलती थी। जी, ठीक है जी। प्रश्न है सौरभ जी, प्रणेश जी, सतीश जी, आर्यावर्त माई वर्ल्ड जी, कपिल जी और दूसरे सौरभ जी और नया भारत जी। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, जैसे आपने आज मुझे बताया ये सब चीजों के बारे में, बहुत विस्तृत नॉलेज है, लेकिन हमें तो ये आपने बहुत थोड़े समय में बता दिया। बस थोड़ा बहुत समझ में आया है। आपकी जो टेक्निकल आपने शब्दों को यूज किया है वो चीज तो सारी मनन नहीं है मन में, लेकिन अगर कुछ इस तरह का लिखित में मिल जाए हाँ जी, अवश्य, तो थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा हम रिवाइज करते रहेंगे, जी दोहराते जी रहेंगे, तो हमें भी आ जाएगा ये चीज ना। जी, ठीक है। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो विराम करते हैं फिर। जी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को नमस्कार।